नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सत्ता की शुरुआत में सत्य पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। आज हम आपको सबसे पहले इजराइल के उस टेडी बियर के बारे में बताएंगे जो गाजा में हमास के लिए मौत बन गया है, जो हमास को कुचलते हुए आगे बढ़ रहा है और इजराइल के लिए सुरक्षा कवच का काम कर रहा है। आज इस टेडी बियर पर सत्ता की एक विस्फोटक कुंजी हम खोलेंगे। इसके बाद इजराइल के उस ऑपरेशन टुकड़े टुकड़े गाजा की बात जो लगभग पूरा हो चुका है। इजराइल की सेना कैसे गाजा के 2 टुकड़े करने में कामयाब हो गई है और ये 2 टुकड़े कौन से हैं, ये भी आपको बताएंगे। कुछ बड़ी खबरें देश से हैं, आपको बताएंगे कैसे एप्पल के एक नोटिफिकेशन से सियासत के सिग्नल फुल हो गए हैं। विपक्ष के बड़े नेताओं के सरकार पर जासूसी के आरोप के बाद एप्पल की भी सफाई आई है, सरकार भी एक्शन में है। लेकिन इस खबर का असली सच क्या है, आज सत्ता में आपको पता चलेगा। इसके बाद एक बड़ा सवाल, क्या दिल्ली की सरकार जेल से चलेगी? आज दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अगर केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया तो वो जेल से ही सरकार चलाएंगे। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है और इससे आपका सियासी सेंसेक्स कहां पर पहुंचा है, यह भी देखिएगा। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की आग फैलती जा रही है। यह आंदोलन अब महाराष्ट्र के 8 जिलों में फैल गया है। प्रदर्शन और हिंसा की वजह से मुंबई पुणे एक्सप्रेस पर 6 किलोमीटर लंबा जाम लगा है। शहर शहर आगजनी हो रही है। राज्य सरकार ने इस पर सर्वदलीय बैठक भी बुला ली है। लेकिन इतना हंगामा क्यों है और कसूरवार कौन है, ये समझना भी जरूरी है। आज प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली में अमृत कलश यात्रा के समापन समारोह में शामिल हुए। उन्होंने देश के गांव-गांव से आई मिट्टी को विशाल कलश में डाला और कलश की मिट्टी से माथे पर तिलक लगाया। पीएम ने कहा कि पूरे देश को मिलकर विकसित भारत बनाने का संकल्प लेना चाहिए। कानपुर में गंगा जल पीने को छोड़िए, नहाने लायक भी नहीं बचा है। यह चौंकाने वाला खुलासा सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में किया है, जिसमें यह भी बताया गया है कि कई जगहों पर पानी इतना खराब हो गया है कि फिल्टर तक नहीं किया जा सकता। तो सत्ता की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम अपने न्यूज मित्रों को यह बताते हैं कि युद्ध की सत्ता का आज का हमारा मेन्यू क्या है। यानी आज हम आपको वॉर जोन से जुड़ी कौन सी खबरें दिखाने वाले हैं। इसमें सबसे पहले इजराइल के एक टेडी बियर की बात करेंगे जो हमास के लिए मौत का दूसरा नाम बन गया है। यह टेडी बियर कैसे हमास को कुचलते हुए इजराइल के लिए रास्ता बना रहा है, वो आप समझिएगा। दूसरी खबर, कैसे नेतन्याहू के एक ऑर्डर पर इजराइल के टैंकों ने गाजा पट्टी में एक बारूदी रेखा खींच दी है और गाजा को टुकड़े टुकड़े कर दिया है। फिर इजराइल के वो 5 सीक्रेट हथियार जो गाजा में जमीन से आसमान तक हमास पर कहर बनकर टूटे हैं और अग्नि वर्षा कर रहे हैं। और आखिरी कुंजी गाजा की सबसे दर्दनाक तस्वीर पर, जिसे देखकर 7 साल पुराने इराक के मोसूल की याद आने लगी। और सवाल ये उठ रहा है कि क्या गाजा भी इराक के मोसूल की तरह खून खून होने वाला है। तो सत्ता में सबसे पहले बात एक ऐसे टेडी बियर की जो गाजा पट्टी में हमास का डेथ वारंट बनकर पहुंचा है। वैसे तो टेडी बियर का नाम आपने सुना भी होगा और टेडी बियर देखा भी होगा, लेकिन आज हम इजराइल के जिस टेडी बियर की बात कर रहे हैं वो जरा दूजी किस्म का है। आप जिस टेडी बियर के बारे में जानते हैं वो एक खिलौना है, लेकिन इजराइल वाला टेडी बियर गाजा में हमास को रौंदने का काम कर रहा है और उसे मिट्टी में मिला रहा है। असल में इजराइल का ये टेडी बियर एक तरीके का बुलडोजर है जो गाजा पट्टी में इजरायली सेना का ट्रम्प कार्ड बन गया है। इजराइल डिफेंस फोर्स की वो घातक मशीन जिसने हम देख करके हमास कांप रहा है। मजबूत कंक्रीट की दीवारें हों या जमीन के कई फीट नीचे बनी सुरंगें, इजराइल का ये टेडी बियर सब कुछ तहस नहस करता जा रहा है। ये किस तरीके से गाजा को हमास का कब्रिस्तान बना रहा है, ये बताने से पहले समझिए इस विध्वंसक मशीन को टेडी बियर क्यों कहा जाता है। ये इजराइल डिफेंस फोर्स का एक कैटरपिलर बुलडोजर है जिसका नाम है D9R, जिसे इजराइल की आर्मी प्यार से डूबी बुलाती है और डूबी ही हिब्रू में उसका मतलब होता है टेडी बियर। और अब इजराइल ने गाजा में हमास के सुरंगों के नेटवर्क को तोड़ने के लिए अपने इसी टेडी बियर को उतार दिया है और इसी की वजह से जो सुरंगें इजराइल आर्मी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज थी, वो आर्मी अब उस चक्रव्यूह को आसानी से भेद रही है। इजराइल पूरी दुनिया में अपने आधुनिक हथियारों की वजह से जाना जाता है। वो किसी भी सामान्य चीज को हथियार में बदल सकता है। ऐसा ही उसने अपने बुलडोजर के साथ किया और उसे इतना खतरनाक बना दिया कि अब वो दुश्मन के लिए मौत का दूसरा नाम बन गया है। इजराइल का टेडी बियर D9R बुलडोजर 27 फीट लंबा और 15 फीट चौड़ा है और एक बुलडोजर का वजन 62 टन से ज्यादा है।
ये टेडी बियर बुलडोजर हमास की बारूदी सुरंगों के खिलाफ सबसे कारगर हथियार इस समय बन रहा है, क्योंकि ये उसकी सुरंगों को नष्ट करता हुआ इजरायली सेना के लिए गाजा में आगे बढ़ने का रास्ता बन रहा है। सबसे बड़ी बात यह कि माइंस हो या फिर कोई अंडरग्राउंड विस्फोट, किसी भी धमाके का असर इस इजराइल के टेडी बियर पर नहीं हो रहा है, क्योंकि नीचे की तरफ धातु की इतनी मोटी प्लेट है कि अगर बारूदी सुरंगें फट भी जाएं तो भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इतना ही नहीं, बम, गोली, रॉकेट और यहां तक कि आरपीजी अटैक भी इजराइल के इस बुलडोजर का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इसकी सबसे खास बात यह है कि बुलडोजर के चारों ओर सुरक्षा का एक ऐसा अभेद्य जाल बनाया गया है जिसमें कोई भी हमला उसको भेद ना पाए। इस बुलडोजर के ऊपर FN मैन बेल्जियन मशीन गन लगी हैं जो 1 मिनट के अंदर 650 से 1000 गोलियां दाग सकती हैं। साथ ही ये ग्रेनेड लॉन्चर से भी लैस है और अब इजराइल का यही टेडी बियर हमास की सुरक्षा रेखा को तहस नहस कर रहा है। सबसे पहले हम आपको इस पर एक छोटी सी रील दिखाते हैं, फिर इस विध्वंसक और बारूदी टेडी बियर पर कुछ और कुंजी खोलेंगे। IDF के मुताबिक अब ग्राउंड ऑपरेशन कई गुना ज्यादा बड़ा हो गया है और इस ग्राउंड ऑपरेशन में जहां एयर स्ट्राइक और समंदर से सपोर्ट दी जा रही है, वहीं वहां पर मौजूद सैनिकों के लिए सबसे बड़ा हनुमान की तरह अगर कोई हथियार काम आ रहा है तो वो है उनका बुलडोजर। हर यूनिट के पास दर्जनों की संख्या में बुलडोजर हैं जिसके जरिए वो सामने में आने वाले किसी घर, किसी बिल्डिंग या किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त करते हैं, वो सुरंगों को तलाशते हैं और फिर उस सुरंगों को भी मटियामेट करने में बुलडोजर सबसे कारगर साबित हो रहा है। एक 62 टन का टैंक कम बुलडोजर है और कमांडर और ड्राइवर दोनों को प्रोटेक्शन मिली हुई, कम्युनिकेशन है। ये स्ट्रीट फाइटिंग में लीड करता है और फुट सोल्जर इसको फॉलो करते हैं, तो ये सारी ऑब्स्टेकल बीट के हटा देता है। तो हमास के रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड्स हैं उनसे बचाया गया, लेकिन हमास इसको ड्रोन के जरिए बर्बाद कर सकते हैं। IDF कैटरपिलर D9R कॉम्बैट इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन उदाहरण है। साथ ही ये काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन में बेहद ही सफल माना जाता है। आमतौर पर किसी बुलडोजर को एक ही शख्स चलाता है, लेकिन D9R बख्तरबंद बुलडोजर को चलाने के लिए 2 लोगों की जरूरत होती है। यानी इसके लिए एक ड्राइवर और एक कमांड बुलडोजर में होना जरूरी है। क्रू का केबिन पूरी तरीके से बुलेट प्रूफ होता है, जो बम, मशीन गन और स्नाइपर की गोलियों से इजरायली सैनिकों को बचाता है। D9R इजराइल की कॉम्बैट इंजीनियरिंग कोर का हिस्सा है और एक बुलडोजर की कीमत करीब $9 लाख यानी भारतीय रुपए के हिसाब से करीब 7 करोड़ रुपए होती है। इजराइल की सेना गाजा में हमास के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन तो शुरू कर चुकी है, लेकिन कदम कदम पर उसके लिए चुनौतियां हैं। और जब इजराइल को गाजा की राह मुश्किल दिखने लगी, तब उसने इस टेडी बियर बुलडोजर को उतारने का फैसला किया, क्योंकि ये टेडी बियर इससे पहले भी कई युद्ध की तकदीर और तस्वीर बदल चुका है। इजरायली सेना के सामने इस बुलडोजर को 1954 में पेश किया गया था और तब से ये इजरायली डिफेंस फोर्स का हिस्सा है। इसके बाद सिनाई युद्ध, 6 डे वॉर, योम किपुर वॉर और ऑपरेशन पीस फॉर गैलीली में इसका बेहतरीन इस्तेमाल किया गया। साल 2014 में ऑपरेशन प्रोटेक्टिव एज में भी ये ट्रम्प कार्ड साबित हुआ, क्योंकि उस ऑपरेशन में उसने कई बारूदी सुरंगों को बर्बाद कर दिया था। इसने 30 से ज्यादा सुरंगों को नष्ट करने में मदद की थी और टैंकों और इन्फेंट्री के लिए इसने रास्ता बनाया था। इसकी मदद से ऑपरेशन के पहले दिन ही आतंकी हमला रोक दिया गया था और अब इजराइल ने अपने इसी टैंक को गाजा में भी अपना रक्षा कवच बनाया। लेकिन इसके अलावा भी इजराइल के 5 ऐसे गुप्त हथियार हैं जिनके बारे में शायद अब तक लोगों को नहीं पता है। ये वो 5 हथियार हैं जिन्हें इजराइल का गेम चेंजर कहा जाता है, जो इजराइल को दुश्मन पर बढ़त दिलाते हैं और इजरायली सेना की मारक क्षमता में कई गुना इजाफा करते हैं। अब यही हथियार छुप छुप कर गाजा में हमास का अंत कर रहे हैं। उनके बारे में भी
आपको बता देते हैं। पहला, हारोप, जिसे लॉन्च होने का मतलब होता है अपने लक्ष्य को 100% हासिल करना। यह एक तरीके का सुसाइड ड्रोन है जो गुपचुप तरीके से ऐसा हमला करता है जिससे दुश्मन को संभलने का मौका नहीं मिलता। यह 16 किलो वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। इसकी रेंज 1000 किलोमीटर है। हारोप की सबसे खास बात यह कि यह अलग अलग टारगेट्स को ढूंढता है, उनकी पहचान करता है और फिर उनको मार गिराता है। दूसरा, रोटेम, जो एक आत्मघाती ड्रोन है। रोटेम उन सभी अटैक ड्रोन को पीछे छोड़ देता है जिनको 100 किलोमीटर से ज्यादा ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी खासियत यह है कि यह शहरी युद्ध क्षेत्र में बेहद कारगर है। रोटेम अपने टारगेट के ठीक ऊपर कई घंटों तक मंडरा सकता है और फिर पलक झपकते ही अटैक कर देता है और 2 फीट मोटी परत भेदना इसकी ताकत है। तीसरा, स्पाइक फायरफ्लाई, जो कि एक आधुनिक ड्रोन है और छोटी छोटी दूरी के लिए यह कारगर है। गाजा जैसी घनी आबादी वाले इलाकों में इस्तेमाल करने के लिए इसको डिजाइन किया गया है। इसका काम है दुश्मन को ढूंढकर खत्म करना। जेनिन में हमास के ठिकानों को नष्ट करने के लिए स्पाइक फायरफ्लाई का ही इस्तेमाल किया गया था। रेक्स MK2 लड़ाकू रोबोट, इसकी खासियत है सैनिकों को हमले से बचाना। इसमें इतने सेंसर लगे हैं कि यह टारगेट की पहचान कर उसे खत्म करके लौट भी सकता है। जमीनी युद्ध में यह बेहद खतरनाक है। मशीन गन और तोप से लैस है। जिस देश के पास रेक्स MK2 की आर्मी है उसका एक भी सैनिक युद्ध के मैदान में मारा नहीं जाता है। और पांचवा हथियार, गार्डियन, यह सेमी ऑटोनोमस रोबोटिक हथियार है। इजराइल के आतंकवाद विरोधी और तस्कर विरोधी अभियानों का यह हिस्सा रहा है। गार्डियन इजरायली सेना के लिए निगरानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है और अब इन्हीं हथियारों की मदद से इजराइल गाजा में हमास का विनाश कर रहा है। सत्ता में अब बात उस बारूदी रेखा की जो इजराइल ने गाजा में खींच दी है और गाजा को 2 हिस्सों में बांट दिया है। जमीन से लेकर आसमान तक इजराइल ने हमास पर इतने गोले बरसाए हैं, इतनी आग बरसाई है कि गाजा टुकड़े टुकड़े हो गया है। इजराइल के टैंकों ने अपनी गाजा में एक ऐसी रेखा बना दी है जिसके एक तरफ तो उत्तरी गाजा है जो हमास का गढ़ है, जहां हमास की सुरंगों का नेटवर्क है, और दूसरी ओर दक्षिणी गाजा है। इसलिए आज सत्ता में इस टुकड़े टुकड़े गाजा की बात करना जरूरी है। इजराइल के सैकड़ों टैंक इस वक्त गाजा के अंदर हमास का काम तमाम कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी संख्या में उसके और टैंक इजराइल के बॉर्डर पर भी खड़े हैं। पहले हम आपको वॉर जोन की एक अपडेट रील दिखाते हैं जो ये बताने के लिए काफी है कि इजराइल के इंतकाम की आग हर दिन के साथ बढ़ती जा रही है और नेतन्याहू सिर्फ गाजा के 2 टुकड़े करके दम नहीं लेंगे, बल्कि इजराइल ने साफ कर दिया कि अब यह ऑपरेशन तभी खत्म होगा जब हमास का नामो निशान मिट जाएगा। पहले इस पर एक रील देखिए, फिर आपको बताएंगे कैसे इजराइल ने गाजा को 2 हिस्सों में बांट दिया। अब हम आपको उस टुकड़े टुकड़े गाजा की तस्वीर दिखाते हैं जिसे इजराइल के टैंकों ने और उसके बुलडोजर ने तैयार किया है और ये हमास को खत्म करने के प्लान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। दरअसल नॉर्थ गाजा की ओर से जो सड़क साउथ गाजा की ओर जाती है उसे इजराइल ने बंद कर दिया है, यानी साउथ जो गाजा है और उत्तरी गाजा है दोनों के रास्तों को अब काट दिया गया। अब इस सड़क पर इजराइल के बुलडोजर और टैंक चल रहे हैं, तो अब और कोई भी नॉर्थ हो या साउथ हो एक दूसरे की तरफ आ जा नहीं सकता, यानी उसने हमास को अब उत्तरी गाजा में कैद कर दिया इजराइल ने और उसका दायरा सीमित कर दिया है, क्योंकि नॉर्थ गाजा ही हमास का असली किला माना जाता है जहां उसकी सुरंगों का नेटवर्क सबसे ज्यादा मजबूत है और यहीं पर इजराइल ने अब तक का सबसे ज्यादा जो अपने हमले किए हैं वो इसी जगह पर है। हालांकि इजराइल ने इन हमलों से पहले ही अपील की थी कि अगर आम लोगों को बचना है तो उन्हें साउथ गाजा में शिफ्ट कर दिया जाए, लेकिन अब इजराइल जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है उसे देखकर लग रहा है कि वो ना तो अब कोई राहत देने के मूड में है ना ही कोई समझौता करने के मूड में। वो अब हमास को नॉर्थ गाजा में घेर कर मारने वाला है।
नेतन्याहू ने भी साफ कर दिया कि वो सीज फायर नहीं करने वाले हैं, यानी संकेत साफ है, हमास को खत्म किए बिना इजराइल रुकने वाला नहीं। इजराइल की ओर से आज यह भी बताया गया कि उसने 24 घंटे में गाजा में हमास के 600 से ज्यादा ठिकानों को तबाह कर दिया। हालांकि नॉर्थ गाजा के कुछ इलाकों में उसकी हमास लड़ाकों के साथ आमने सामने की जंग भी हुई और इजराइल की आर्मी पर हमास की ओर से भी जवाबी फायरिंग की गई। अब इजरायली डिफेंस फोर्स दक्षिण के जैतून शहर से भी गाजा में एंट्री कर चुकी है। उत्तर से दक्षिणी गाजा जाने वाली सड़क को काट दिया गया है, जिसे सालाह अल दीन नाम से जाना जाता है, यानी अब गाजा पट्टी को टुकड़ों में बांट दिया गया है और अब नॉर्थ गाजा में हमास को इजराइल की सेना घेर कर मारने वाली है। और सत्ता में अब मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त गाजा बॉर्डर से मौजूद हैं। मनीष, जो अभी तक हम देख रहे हैं, इस स्ट्रेटेजी में कुछ आपको खास अंतर लग रहा है, क्योंकि दिन और रात अब लगातार हमले किए जा रहे हैं? राहुल जी, बीते 24 घंटे में आईडीएफ ज़्यादा कॉन्फिडेंट, ज़्यादा कमिटेड और ज़्यादा ही, अगर आपको मैं कहूँ तो कन्विक्शन के साथ दिखाई दे रही है। खास करके महिला सैनिकों को रिहा कराने के बाद, जो एक बंधक महिला सैनिक को उन्होंने रिहा किया, और दूसरी बात है गाजा स्ट्रिप के अंदर वो जितना हद तक अंदर जा चुके हैं, उससे लग रहा है कि आईडीएफ ने बहुत हद तक जो उनका प्लान था उसको पूरा कर लिया है कि एक टारगेट के तहत जहां तक पहुंचना था वो पहुंच चुके हैं। लगातार ट्रुप्स जो है वो अंदर जा रही है। बीते कई दिनों से मैं लगातार गाजा बॉर्डर के उस पॉइंट पर खड़ा हूं जहां से ट्रुप्स अंदर जाती है, बाहर आती है, लेकिन किसी को मैंने बाहर आते हुए नहीं देखा। सब के सब अंदर जाए जा रहे हैं। बाहर सैकड़ों की संख्या में वहाँ पर टैंक है, बुलडोजर है और हजारों की संख्या में सैनिक हैं। ये लगातार अपने वीडियो के जरिए भी बताया। अहम बात यह है कि आज की तारीख में नॉर्थ गाजा के लगभग बहुत सारे ऐसे हिस्से जहां पर कि उन्हें उम्मीद थी कि हमास यहां पर रेसिस्ट करेगा, वहां पर उसे रेसिस्टेंस नहीं मिला और अब वो सिटी के अंदर उस टनल के पास पहुंच चुके हैं। वहां पर लड़ाई चल रही है जो अगले 24-48 घंटे में बेहद निर्णायक होंगे इसके लिए। मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया ये पूरी की पूरी जानकारी देने के लिए। अपना ध्यान रखिएगा, आपसे अपडेट लगातार लेते रहेंगे। और सत्ता में अब अगली खबर उस एप्पल बम की, जिसमें जासूसी वाले विस्फोटक आरोपों से विपक्षी नेताओं ने सरकार को झुलसाने की खूब कोशिश की। दिन भर रह रहकर इस धमाके की आवाजें भी आती रहीं, लेकिन बाद में पता चला कि एप्पल बम में आरोप वाले बारूद ज्यादा हैं और हकीकत का विस्फोट काफी कम था। दरअसल पैसे के बदले सवाल पूछने के आरोप से घिरी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने आज सुबह सुबह सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक स्क्रीनशॉट पोस्ट किया और उनका आईफोन हैक करने की कोशिश का आरोप लगाया। उन्होंने लिखा, एप्पल से एक टेक्स्ट और ईमेल मिला है जिसमें मुझे चेतावनी दी गई है कि सरकार मेरे फोन और ईमेल को हैक करने की कोशिश कर रही है। उनके इस पोस्ट के बाद तो एक के बाद एक कई नेताओं ने धड़ाधड़ ये आरोप लगाने शुरू कर दिए कि सरकार ने उनका फोन हैक करने की कोशिश की है। उन्हें भी ऐसे मेल और टेक्स्ट मैसेज आए हैं। ऐसा दावा करने वाले नेताओं में प्रमुख रूप से शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, आप सांसद राघव चड्ढा, कांग्रेस सांसद शशि थरूर, केसी वेणुगोपाल, एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा और सुप्रिया श्रीनेत शामिल हैं। इन सारे विपक्षी सांसदों और नेताओं के पास करीब करीब एक ही तरीके का मैसेज आया। महुआ मोइत्रा ने एप्पल के मेल का जो स्क्रीनशॉट शेयर किया उसमें साफ लिखा है, अलर्ट, स्टेट स्पॉन्सर्ड हैक अटैकर्स आपके आईफोन को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एप्पल को लगता है कि आपको स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स की ओर से निशाना बनाया जा रहा है, जो आपकी एप्पल आईडी से जुड़े आईफोन को रिमोटली हैक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अटैकर्स आपको निशाना आपकी पहचान या आपके काम की वजह से बना रहे हैं। चेतावनी मेल के आखिर में लिखा है, कृपया इस चेतावनी को गंभीरता से लें। आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल के इसी मेल पर हंगामा मचा हुआ है। विपक्ष के नेता सरकार पर हमला कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सरकार डर गई है, डरने के कारण वो ऐसा कर रही है। बीजेपी कह रही है इससे सरकार का कोई लेना देना नहीं। इस पर एप्पल को जवाब देना है। पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से धारदार हमले लगातार एक दूसरे पर किए जा रहे हैं। रात को 11:15 बजे करीब एप्पल से नोटिफिकेशन आया कि कोई स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैम्प्ट हो रहे हैं हमारे फ़ोन्स को हैक करने के लिए, मेरे एप्पल आईडी को अटैक करने के लिए और एप्पल आईडी से डेटा लेने के लिए। ये भी कहा है कि ये जो अटैक्स होते हैं वो हेविली स्टेट स्पॉन्सर्ड होते हैं, स्टेट फंडेड होते हैं और स्टेट का पूरा समर्थन होता है। अब हमारा स्टेट कौन? केंद्र सरकार। मैसेज है नहीं है ये उनका कहना है ना,
इसको एप्पल क्लैरिफाई करेगा। उसको उनसे परेशानी है तो एफआईआर कर दें एफआईआर। कौन रोक रहा है उनको? क्या वैसे ही हो जाए? राहुल गांधी ने देश में हल्ला करके कि मेरा फोन पेगासस में हैक हुआ है, और जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा अपना फोन दीजिए इन्वेस्टिगेशन के लिए बिफोर द कमिटी, नहीं दिया उन्होंने। करोड़ से ज्यादा लोग खिलाफ हैं। क्या सबकी सर्विलेंस करोगे, सबकी जासूसी करोगे, सबको डराओगे, सबको धमकाओगे? लोकतंत्र में डराने और धमकाने से नहीं, जनता के लिए काम करने से वोट मिलता है। और अगर उनको लगता है कि उनके मोबाइल में कोई जासूसी का जेम्स बॉन्ड घुस गया है, तो सबसे बेहतर तरीका ये है कि वो अप्रोप्रिएट एजेंसी को अपने मोबाइल को सौंपें, और वो मोबाइल से वो एजेंसी जो है वो जासूसी के जेम्स बॉन्ड को बाहर निकाल करके इनके हवाले कर दे। क्यों बीजेपी की सलाह मानेंगे हम? तुम ही ने दर्द दिया, दवा भी तुम ही दोगे, तुम ही तो करवा रहे हो। तो अब आगे ये बताएंगे कि क्या कार्रवाई करने वाले हैं, किस पर कार्रवाई करने वाले हैं, जवाब इनको देने हैं। सरकार द्वारा प्रायोजित आपके फोन की जासूसी की जा रही है, इससे बड़ी शर्म की बात किसी सरकार के लिए क्या हो सकती है? ये हमारे देश के संविधान कहता है, हमारा देश के मौलिक अधिकारों पे ये एक बहुत बड़ा हमला है। हालांकि जिन नेताओं को एप्पल की तरफ से यह मैसेज आया है उसमें कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का नाम शामिल नहीं है, लेकिन आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अडानी का जिक्र करते हुए कहा कि विपक्ष ने तोते को ऐसे पकड़ा है कि वो बच नहीं सकते। ये ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। राहुल गांधी के हमले के बाद सरकार की तरफ से इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सरकार पर जासूसी के आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि एप्पल ने ऐसे मैसेजेस अलर्ट्स को लेकर 150 देशों में एडवाइजरी जारी की है। सरकार की तरफ से इस मामले में जांच के आदेश दिए जा चुके हैं। पूरे ऑपोजिशन के खिलाफ यहां पे एप्पल का नोटिस आता है, ये तोते का काम है, राइट? इसमें लिखा है एप्पल बिलीव्स you are being targeted by state sponsored attackers who are trying to remotely compromise the iPhone associated with your Apple ID. अब ये मेरे ऑफिस में सब लोगों को मिला है, वेणुगोपाल जी को मिला है, कांग्रेस पार्टी में लिस्ट बनी हुई है। इस मुद्दे के तह तक जाएंगे। हमने इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर दिया है ऑलरेडी। 150 देशों में एडवाइजरी जारी की है। अगर आप एप्पल के मेल का क्लियर देखेंगे, बहुत क्लियर है, कहीं पर कोई उनके पास जानकारी नहीं है क्लियर, वो केवल एक हाइपोथेटिकल या फिर केवल एक एस्टिमेट के बेसिस पे लोगों को उन्होंने ये अलर्ट भेजा है। विपक्षी हमलों के नेताओं, जो विपक्षी नेता हैं, उनके हमले के बीच सरकार ने सफाई दी है। एप्पल ने भी बयान जारी किया है। एप्पल की तरफ से आधिकारिक रूप से कहा गया है कि हम किसी भी तरीके के स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक की सूचना नहीं देते हैं। खतरे की सूचनाएं गलत अनाउंस हो सकती हैं। इस तरीके के हमलों के बारे में जानकारी हासिल करना खुफिया संकेतों पर निर्भर करता है। कंपनी ने कहा कि वो इस अलर्ट के पीछे का कारण बताने में असमर्थ है। यानी एप्पल का बयान भी काफी घूमा हुआ है। अब सवाल है कि क्या एप्पल के फोन हैक हो सकते हैं? तमाम सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि एप्पल का आईफोन अपने प्रतिद्वंदियों के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित होता है, क्योंकि एप्पल का इकोसिस्टम क्लोज्ड है। ऐप स्टोर में कौन से ऐप्स इंस्टॉल किए जा सकते हैं और कौन से नहीं, इस पर एप्पल का कड़ा नियंत्रण रहता है। ऐप्स का रिव्यू होता है और जिन ऐप्स से सिक्योरिटी को खतरा होता है उन्हें ऐप स्टोर से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। एप्पल अपने ऑपरेटिंग सिस्टम iOS के लिए भी तेजी से सिक्योरिटी अपडेट जारी करता रहता है। इस मामले में दूसरी कंपनियों की स्पीड कम है और एप्पल अपने डिवाइस में हार्डवेयर पर आधारित सिक्योरिटी फीचर भी देता है ताकि कोई फोन को हैक ना कर सके।
2022 की एक सिक्योरिटी सर्वे रिपोर्ट में दावा किया गया था कि एंड्रॉइड डिवाइस के मालवेयर से इन्फेक्ट होने की आशंका 2.2% रहती है, जबकि आईफोन के इन्फेक्ट होने की आशंका 0.05% रहती है। लेकिन इसके बावजूद कोई भी डिवाइस 100% सुरक्षित नहीं हो सकता। जो भी डिवाइस इंटरनेट से जुड़ा है उस पर हैकर का अटैक होने की आशंका बनी ही रहती है। यह बात आईफोन पर भी लागू होती है। 2019 में एक शोधकर्ता ने आईफोन की सुरक्षा में एक कमी खोजी थी, जिसके जरिए हैकर आईफोन को दूर से नियंत्रित कर सकते थे। 2020 में एक हैकर ने एक मैलवेयर विकसित किया था जो आईफोन से निजी जानकारी चुरा सकता था। 2021 में रूस की खुफिया एजेंसी ने आरोप लगाया था कि अमेरिका ने एक विशेष सर्विलांस सॉफ्टवेयर का उपयोग करके रूस के हजारों आईफोन्स को हैक किया था। ऐसी खबरें बार बार आती रहती। और सत्ता में अब बात दिल्ली की राजनीति की, जिसमें आज कुछ सवाल ट्रेंड कर रहे हैं। सवाल यह कि क्या दिल्ली में सरकार जेल से चलाई जाएगी? क्या आम आदमी पार्टी भी अब जेल से संचालित होगी? क्या दिल्ली के फैसले अब जेल में लिए जाएंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि दिल्ली शराब घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने नोटिस भेजा है। 2 नवंबर को उन्हें ईडी के सामने पेश होना है। इस पेशी से पहले आज ही आम आदमी पार्टी ने दावा कर दिया कि ईडी ने 2 नवंबर को अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए नहीं बल्कि गिरफ्तार करने के लिए बुलाया है। और अगर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया तो दिल्ली में सरकार जेल से चलेगी और जेल से ही सारे फैसले होंगे। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने यह भी दावा किया कि दिल्ली में सरकार और पार्टी दोनों जेल से चलाई जाएगी। सवाल है, क्या सरकार जेल से चलाई जा सकती है? इस पर हमने सत्ता की एक कुंजी तैयार की है। उसमें हम आपको विस्तार से बताएंगे कि जेल से सरकार कैसे चलेगी। लेकिन उससे पहले सौरभ भारद्वाज का वो बयान सुनिए जिसमें दिल्ली की सरकार को जेल से चलाने का दावा किया जा रहा है। सरकार जो है जेल से चलेगी, ऐसा क्यों लगे रहे हैं? देखिए, मैंने ये कहा, भारतीय जनता पार्टी मानती है कि आपके लोगों को, आपके नेताओं को सबको जेल भेज देंगे तो सरकार कैसे चलेगी, पार्टी कैसे चलेगी? तो मेरा ये कहना है कि अगर सबको जेल भेज देंगे तो पार्टी और सरकार जेल से चलेगी। हम लोग तो वो लोग हैं जिन्होंने रामलीला मैदान के संघर्ष से अपनी शुरुआत की और पार्टी जब तक सत्ता में रही संघर्षरत रही। तो वो संघर्ष दोबारा करेंगे, सड़कों से करेंगे, जेल से करेंगे, मगर दिल्ली के लोगों को मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जो है वो देते रहेंगे। तो अब दिल्ली में सरकार जेल से चल सकती है या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन पहले जब घोटालों के मामले में दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन जेल गए थे तो वो कई महीनों तक मंत्री पद पर बने थे। जेल में रहने के दौरान भी लंबे समय तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था। हालांकि अब वो स्वास्थ्य कारणों से जमानत पर हैं। वो करीब 1 वर्ष तक जेल में रहे। सत्येंद्र जैन के अलावा दिल्ली सरकार में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तारी के बाद इस्तीफा देना पड़ा था। हालांकि उन्होंने भी इसके लिए 2 दिन का समय लिया था। गिरफ्तार होने के 2 दिन बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। आपको याद दिला दें कि जब मनीष सिसोदिया ने इस्तीफा दिया था तो उनके पास करीब 18 विभाग थे। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी शराब घोटाले में गिरफ्तार हो चुके हैं। अब 2 नवंबर को शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल से पूछताछ है। आपका दावा है कि 2 नवंबर को केजरीवाल गिरफ्तार होंगे, यानी सत्येंद्र जैन पहले से एक्टिव नहीं है। मनीष सिसोदिया जो सरकार और पार्टी में नंबर 2 हैं वो जेल में है। संजय सिंह जो संसदीय राजनीति में सबसे ज्यादा एक्टिव थे वो भी जेल में है। ऐसे में सवाल है कि क्या दिल्ली में आम आदमी पार्टी और उसकी सरकार अब जेल से ही चलेगी? आम आदमी पार्टी का कहना है ये उनकी सरकार और पार्टी को खत्म करने की साजिश है, जबकि बीजेपी कह रही है कि अगर घोटाला किया है तो जेल तो जाना होगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता तो परसों से ही कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे, अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि एजेंसियां पहले भाजपा को बताती हैं, उसके बाद फिर नोटिस जारी करती हैं और नोटिस जारी करने के बाद फिर गिरफ्तारी करती हैं। बीजेपी क्या, हर वो व्यक्ति जो भ्रष्टाचार का विरोधी होगा वो अरविंद केजरीवाल के इस समन लेटर को देख करके जांच एजेंसी का वो खुश ही होगा। अरविंद केजरीवाल एक ऐसे नेता हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी चुनाव में नहीं हरा पाती। तो अब चुनाव में नहीं हरा पाती तो उनको खत्म करने का अब यही तरीका बीजेपी के पास बचा है कि उनको और उनके सारे नेताओं को जेल में डाल। सच्चाई ये है कि जब से सत्ता में आए हैं एक के बाद दूसरा इनका नेता
भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया। आज हालत ये है कि ये पता नहीं कि इनके मंत्री जेल में ज़्यादा हैं कि बाहर हैं। तो जिस तरीके के दावे दोनों तरफ से हो रहे हैं, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी बीजेपी पर जानबूझकर टारगेट करने का आरोप लगा रही है और जिस तरीके से बीजेपी अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोपों वाले तीर छोड़ रही है, उसे देखकर कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में दिल्ली की राजनीति में काफी हलचल रहने की संभावना है। और इस हलचल में जिस एक शब्द का इस्तेमाल कई बार होने वाला है वो है ईडी। बात करते हैं महाराष्ट्र की, क्योंकि दिल्ली में ईडी वाली आग लगी हुई है और महाराष्ट्र में आरक्षण वाली आग। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर राज्य के कई हिस्सों में हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। मराठवाड़ा के 8 जिलों में प्रदर्शनकारियों ने कहीं सड़क जाम कर दिया तो कहीं तोड़फोड़ की। इसके अलावा पुणे और अहमदनगर में भी प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शन के कारण मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। धीरे धीरे मराठा आरक्षण पूरे राज्य में फैलता जा रहा है। दरअसल इस हिंसक आंदोलन की शुरुआत कल उस समय हुई जब बीड़ में कुछ आरक्षण समर्थकों ने अजित पवार गुट के एनसीपी विधायक प्रकाश सोलंके के बंगले में आग लगा दी। जिस समय आग लगाई गई उस समय विधायक, उनका परिवार और स्टाफ बंगले में ही था। बंगले पर भीड़ ने पथराव भी किया। इसके कुछ ही देर बाद भीड़ में एनसीपी के एक और विधायक संदीप क्षीरसागर का घर जला दिया गया। प्रकाश सोलंके अजित पवार गुट के हैं, वहीं क्षीरसागर शरद पवार गुट के हैं। कल इस हंगामे की शुरुआत हुई और उसके बाद आंदोलनकारियों ने भीड़ में ही नगर परिषद भवन और एनसीपी दफ्तर में आग लगा दी। जालना के पंचायत बॉडी ऑफिस में भी आग लगा दी। तो इस तरीके से अभी महाराष्ट्र के खासतौर से मराठवाड़ा में स्थिति काफी चिंताजनक बनी हुई है।